अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। आप देख रहे हैं सुबह की सोच। मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुशामदीद सुबह की सोच में। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह को आगाज हो चुका होगा। अगर आपकी सुबह का आगाज नहीं हुआ तो अभी उठें, टीवी लगाएं, सुबह की सोच देखें और अपनी हसीन सुबह का आगाज करें, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सी अच्छी इंफॉर्मेशन है आपको बताने के लिए। और के हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रेंडिंग लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी साहब ने समुद्री कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 9 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबे का ऐलान किया है। और उनके मुताबिक झींगा मछली के जालों में फंसने वाले कछुओं को बचाने के लिए जदीद हिफाजती आलात नस्ब किए जाएंगे, जो माहीगीरों को बिला मुआवजा फराहम किए जाएंगे। और ये मंसूबा समुद्री हयातियात के तहफ़्फ़ुज़ और पायदार माहीगीरी की जानिब एक अहम कदम भी साबित होगा। और उनके मुताबिक इस इक़दाम से झींगा बरामदात में 3 गुना इजाफा मुतवक्के है, जो इस वक्त सालाना तकरीबन $100 मिलियन हैं। और मजीद उन्होंने ये भी कहा कि इस मंसूबे से पाकिस्तान की मसनूआत को अमरीकी, यूरोपीय और खलीजी मंडियों तक रसाई हासिल होगी, जबकि पायदारी माहीगीरी के उसूलों पर सख्ती से अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाएगा। और इस इक़दाम से पाकिस्तान की समुद्री मसनूआत की आलमी साख में मजीद बेहतरी आएगी। तो ये जी बड़ा इनिशिएटिव लिया गया। बिल्कुल ऐसी है। जुनैद अनवर साहब ने जो फैसले किए हैं या जो मालूमात आपने बताई हैं उनके हवाले से ये बड़ी हौसला अफजा है। और झींगा मछली जो कि बड़ी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर सीजन में चलती है और उस हवाले से बड़ी हौसला अफजा खबरें हैं। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए पंजाब से एक बड़ी अच्छी खबर है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब ने जदीद इकोबोट लॉन्च कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक तर्जुमान इदारा तहफ़्फ़ुज़ात माहौलियात पंजाब साजिद बशीर का कहना था कि इकोबोट शहरियों और माहौलियात पंजाब के दरमियान बराह रास्त राब्ते का नया जरिया बनेगा। उन्होंने कहा कि इकोबोट मुकम्मल तौर पर फ़ाल माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की नई मिसाल है। शहरी अब सिर्फ एक मैसेज पर अपने शहर की एयर क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। तर्जुमान ने मजीद बताया कि फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान समेत तमाम बड़े शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स रियल टाइम में दस्तयाब है। मसनूई ज़हानत पर मबनी इकोबोट शहरियों से बात भी करेगा और शहरी अब इकोबोट से पूछ सकेंगे कि मेरी हवा कैसी, और फौरी जवाब हासिल करेंगे। इकोबोट माहौलियाती आगाही, फ़िज़ाई आलूदगी से बचाव और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी की रहनुमाई फराहम करेगा। जबकि इकोबोट QR कोड महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात पंजाब की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया सफ़ात पर दस्तयाब होगा। तर्जुमान ने कहा कि ये इक़दाम अवाम को माहौलियाती फैसलों में शफ़ाफ, फ़आल और बराह रास्त शरीक करने का एक इनकलाबी और रोशन बाप है और इनकलाबी कोशिश है, जिसको हम भी अप्रिशिएट करते हो, सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली ये भी उसी तरह ही है जिस तरह से आप चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी AI चैट सिस्टम ही है जिसमें आपको इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि हालिया अभी आपने देखा है कि कितनी ज़्यादा मसाइल हैं पंजाब में। आप देख रहे हैं कि आलूदगी कितनी ज़्यादा है, फिर क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा है। तो इस सारी चीज़ों से निपटने के लिए ये AI चैट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिससे क्या होगा कि ये आप इससे जिस तरह से चैट GPT से बात करते हैं इससे भी बात कर सकते हैं। ये आपको तमाम तरह इंफॉर्मेशन देगा जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा होगा, किस तरह से आपने बचना है, क्या कुछ करना है, क्या एहतियाती तदाबीर हैं, हवा किस रुख की है, हवा कैसी है, ये तमाम तरह इंफॉर्मेशन आपको मुहैया की जाएगी। मुझे लगता है कि शायद ये भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी इतना ख़राब हो जाता है। कभी स्मोक जब होती है तो हम दुनिया के दूसरे, तीसरे, चौथे आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का शुमार हो जाता है, कराची का शुमार हो जाता है। तो कहीं AI पागल ना हो जाए। हाँ। इसको हमारे माहौल के मुताबिक बनाया या नहीं बनाया, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अभी तक की इन्फॉर्मेशन ये है कि 24/7 चलेगा, क्विक रिस्पॉन्स होगा इसका। तो इस हवाले से काफ़ी जो है अच्छी बातें भी की जा रही हैं। बट लेट्स सी कि क्या होता है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। आप तसव्वुर करें या फिर सोचें, या कभी आपने सोचा होगा, सब लोग करें, बीच में आप भी शामिल हैं, कि कोई ऐसा तो फिर इकबाल वाला होता है ना इस तरह। हाँ, बैठ के सोचे जरा, कोई ऐसा ट्रक हो जो बोलता भी हो, जिसमें वॉइस कम्युनिकेशन भी होती हो, जिसको पता चलता हो कि कहाँ पे रुकना है, कब रफ्तार तेज करनी है, जिसमें सेल्फ ड्राइविंग हो। आपने सोचा कभी? वैसे ये बहुत सारी टेस्ला की गाड़ियों में तो आ चुकी है। हाँ, आ चुका है, लेकिन पहली दफा जी हाँ एग्जैक्टली। तो मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही ट्रक की जो मौसम के बदलते तेवर पहचानता है और ट्रैफिक के दबाव में खुद ही अपनी रफ्तार एडजस्ट भी कर लेता है। ऐसा ही कुछ चीन ने किया है, जहां चीन ने मसनूई ज़हानत यानी कि AI से चलने वाले हैवी ट्रक मुतारिफ करवाए हैं, जिन्हें एक मुनफरिद शख्सियत दी गई है। और ये जदीद ट्रक बात भी कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, सोच भी सकते हैं, सड़क की सूरत हाल के मुताबिक खुद को ढाल भी सकते हैं, जिसका मकसद क्या है कि तवील फासले की ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा महफूज और मौसर बनाना है। और ये ट्रक चीन की मसरूफ और मारूफ टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव कंपनियों की मुश्तरका कोशिश का नतीजा है। और इनमें शामिल AI सिस्टम ना सिर्फ गहरी मशीन लर्निंग यानी कि डीप लर्निंग और ज़बान समझने की सलाहियत रखता है,
बल्कि ड्राइविंग के दौरान जज्बात जैसे कि बिल्कुल फोकस होकर फिर थकना महसूस करना, थकन महसूस जैसे ड्राइवर्स करते हैं, वैसे इसके साथ साथ ये बात भी करके बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको पता है कि मैंने रास्ता चेंज करना है। फिर इंजीनियर्स ये भी बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ना सिर्फ ड्राइवर्स के लिए एक महफूज तजुर्बा पैदा करेगी बल्कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए एक इनकलाब साबित होगी, जहां हर ट्रक एक ज़हीन और जिम्मेदार ड्राइवर्स की तरह खुद अपनी हिफाजत और सफर की कारकर्दगी को बेहतर बनाएगा। मुझे लगता है कि चाइना ने हमसे इंप्रेस होकर, हमारे ट्रक से इंप्रेस होकर ये ट्रक बनाया, क्योंकि इस तरह के ट्रक सिर्फ आपको पाकिस्तान में नजर आते हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट बॉडी के ऊपर लाइटें ही लाइटें नजर आती हैं। फिर उसकी दूसरी बॉडी को देखा जाए तो वहाँ पे शेर व शायरी लिखी होती है, फिर उसके इलाके का नाम लिखा होता है। लेकिन हमारे ट्रक्स में अक्सर जब ड्राइवर्स हो जाते हैं तो फिर खुदा ना ख्वास्ता बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर ये चाइना में ट्रक कामयाबी से लॉन्च हो गया और लॉन्च होने के बाद अगर इसमें इफ एंड बट ज़्यादा ना हुई और इसकी जो AI टेक्नोलॉजी है जिससे ये लैस है, अगर उसमें कामयाबी होगी तो फिर हमारे ट्रक भी आपको इसी तरह के नजर आएंगे। और फिर आप इमेजिन कीजिए कि हमारा जो ट्रक है हम उसको डायरेक्टली किसी ऐप से बुक करेंगे और ड्राइवर के बगैर वो हमारे घर में पहुंच जाएगा GPS लोकेशन के तहत। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसको हम थिंकिंग ट्रक भी कह सकते हैं। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ GPS लोकेशन भी ठीक नहीं होती ना, एक गली की बेचते हैं दूसरी गली में चली जाती है, अगर दूसरी गली में ट्रक चला गया तो बुलाना पड़ता है इधर आ जाए, ये ना कि वहां पे ऑफलोड कर दे तो फिर इसके हमारे यहाँ बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हमारे यहाँ तो बहुत नुकसान होगा, लेकिन चाइना आपको पता है कि तरक्की की बहुत ज्यादा मिसालें भी कायम कर चुका है, जितना आगे जा चुका है, इतनी इनोवेशंस हैं, इतनी वहां पर डिजिटलाइजेशन मजीद आगे बढ़ती जा रही है, तो वहां पर अगर इफ एंड बट्स हुए भी तो वो इनको क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे खबर दिनों ज्यादा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको चाइना से अब मैं लिए चलूंगा जनूबी अफ्रीका, क्योंकि ये समझ रही थी कि मैं आपको चाइना की खबर ही बताऊंगा, लेकिन चाइना की खबर नहीं बताऊंगा। जनूबी अफ्रीका में जहाँ पे बहुत अच्छी खबरें आती हैं और सबसे कदीम जो सकाफत है उसको समझा जाता है कि जनूबी अफ्रीका में होती है। जनूबी अफ्रीका की जमीन पर एक ऐसी जुबान बोली जाती है जो इंसानियत के कदीम तरीन दौर से ताल्लुक रखती है। इस जुबान का नाम है नियो, NUU। ये एक ऐसी जुबान है जिसे सान कबीले के लोग 20,000 साल से ज्यादा अरसे से बोलते आ रहे हैं, और ये जुबान सिर्फ अल्फाज का मजमू नहीं है बल्कि एक मुकम्मल तारीख, सकाफत और कदीम शनाख्त की अलामत थी। मगर वक्त के साथ साथ जदीदियत की लहर ने बहुत कुछ बदल दिया। सान कबीले के लोग बिखर गए, नई नस्लों ने दूसरी जुबानें अपनाई और यूं नियो रफ्ता रफ्ता खत्म होने लगी। आज दुनिया में इस जुबान के चंद ही बोलने वाले बाकी हैं, और उनमें सबसे नुमायां नाम है 90 साला कतरीना का, जो इस जुबान की आखिरी उम्मीद बन चुकी हैं। शमाली कैप के एक छोटे से गांव में कतरीना हर रोज अपने घर के सहन में चंद बच्चों को इकट्ठा करती हैं और वो उन बच्चों को ये जुबान सिखा रही हैं। कतरीना ने ये साबित किया है कि जब कोई इंसान अपनी जुबान और शनाख्त से मोहब्बत करे तो वो तन्हा होते हुए भी एक पूरी तहजीब को जिंदा रख सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये ज़बान बहुत पुरानी ज़बान है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसको रिप्लेस कर दिया इंग्लिश की ज़बानों ने, या वहाँ के जो मकामी लोग बोलते थे, जो भी जिस तरह की भी ज़बानें थी, दीगर ज़बानों ने रिप्लेस किया। लेकिन ये जो ज़बान थी ना, ये वहाँ के जो असल बाशिंदे थे साउथ अफ्रीका के, वही बोल सकते थे। और ये जो कैटरीना है ये उनमें से एक है, बहुत ही बुजुर्ग खातून है जो कि रवानी के साथ इस ज़बान को बोल सकती है। और ये वही ज़बान तो नहीं है जो एक ज़माने में जब 2003 में वर्ल्ड कप हुआ था, वसीम अकरम और वकार यूनुस के ऊपर एक जबरदस्त उन्होंने उसके ऊपर एक्ट भी किया था, एक सॉन्ग बना था वक्का वक्का, ये शायद वही जुबान। मुझे भी लगता है ये वही है जिसका जिक्र आप करें, क्योंकि ये अभी अकेली खातून रह गई हैं जो रवानी से इस जबान का इस्तेमाल करती हैं और ये बच्चों को भी सिखा रही हैं। और अच्छा, इस जबान का एक और मैंने एक चीज देखी, उसमें ये था कि ये ना क्लिक साउंड की वजह से बहुत फेमस है। इसमें जब बात करते हैं जबान में तो टिक की आवाज आती है इस जबान में, तो इसलिए भी काफी फेमस है। जो अभी तंग हो गया ये टिक टिक वाली आवाज आती है, ऊपर से बस कर दें, आवाम डिस्टर्ब हो रही है। हाँ, तो ये जबान का ये है जो आपने प्रैक्टिकल करके बताया कि टिक की वजह से भी फेमस है। तो ये अब बच्चों को भी सिखाया जा रहा है ताकि आने वाली नस्लों में भी कुछ जो असर है या जबान की कुछ बोलचाल अल्फाज हैं वो अगले आने वाली नस्ल को भी पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको एक ट्रेंडिंग न्यूज बताते हैं, दैट इज कि जब हम शर्माते हैं तो हमारा चेहरा सुर्ख क्यों हो जाता है? सुर्ख हो जाता है? हाँ, जब हम ऐसे ब्लश करते हैं ना, अक्सर हम कहते हैं ब्लश क्यों कर रहे हैं आप, किस वजह से? ये देखो। तो अभी नहीं, जब वो एक अचानक वाली फीलिंग्स होती हैं। तो साइंसी वजह अब सामने आ गई है, जब हमें शर्म आती है तो हमारा चेहरा सुर्ख हो जाता है, और ये एक फितरी जिस्मानी रद्द अमल है जिसका ताल्लुक दिमाग, आसाब और खून की रवानी से है। जब आपको शर्म आती है, जब आप हिचकिचाते हैं, झिझक महसूस करते हैं या घबराहट महसूस होती है आपको, जैसे किसी के सामने कोई गलती हो जाए या फिर समटाइम्स आपकी कोई तारीफ कर जाए अचानक से, या सबकी तवज्जो आप पर एकदम से आ जाए, तो दिमाग फौरी तौर पर क्या होता है कि आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना,
आपके बॉडी में वो खारिज हो जाते हैं और यही वही हार्मोन होते हैं जो खौफ या तनाव की हालत में भी निकलते हैं। तो फिर क्या होता है कि खून की नालियों को में वो फैल जाते हैं और ख़ास तौर पर चेहरे और गर्दन के हिस्से में, और फिर इस तरह से जो आपको पता है कि जो नालियां हैं आपकी खून की, उसमें बहाव उनका तेज़ हो जाता है। फिर नतीजा क्या होता है कि आपका चेहरा सुर्ख नज़र आने लगता है, यानी कि आपको शर्म महसूस करते वक्त चेहरा दरअसल गर्म और खूनी बहाव उसका तेज़ हो रहा होता है, इसलिए आप ब्लश करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चेहरा शर्म से सुर्ख होना सिर्फ इंसानों में देखा गया है, किसी और मखलूक में नहीं देखा गया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक इंसानी जज्बात की पहचान है और समाजी शाऊर की अलामत भी है। जब आप शर्मिंदगी या शर्म से सुर्ख होते हैं तो दूसरों को ये इशारा मिलता है कि आप अपनी गलती या एहसास को समझते हैं, यानी आप एक ईमानदार और एहसास तरीन जो है ना वो शख्स है। वाह वाह, इस सिचुएशन को एड्रिना रेवलिन कहते हैं और यकीनी तौर पे जिस तरह आपने बताया। अच्छा, इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं। एक तो सिचुएशन इस तरह की है कि अगर आप शादी हॉल की मिसाल ले लें, जब आप सबसे आखिर में जा रहे होते हैं ना 9 सवा 9 बजे के करीब, तो सारे लोग आपको देख रहे होते हैं। तो एक तो बंदा उस वक्त सुर्ख होता है यार कि सारे लोग मुझे इस तरह देख रहे, पता नहीं खाने के लिए आ गया या फिर वो खाने की नीयत से देख रहे हैं कि उन्होंने आज खाना नहीं खाना, आपको खाना है। ये एक हमारे अंदर होता है क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो बहुत सारी मुख्तलिफ सिचुएशन होती हैं जहाँ पे आपका चेहरा सुर्ख हो सकता है। ख़वातीन हज़रात, अब चेहरा सुर्ख करने की बात की है गज़ल ने, तो मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताने लगा हूं जिसमें गजल का भी और आपका भी चेहरा सुर्ख हो सकता है। कैदी पोते से मिलने के लिए दादा खुद को गिरफ्तार करवाकर जेल पहुंच गए। मतलब पोता कैदी था। अच्छा। और दादा साहब ने कहा कि नहीं, मैं जेल जाऊंगा। जेल वाले शायद उनको मुलाकात नहीं करने दे रहे थे, तो उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया। और ये हैरानकुन वाकया फ्रांस के इलाके में पेश आया जहां दादा ने पोते से मिलने के लिए खुद को गिरफ्तार करवाया। उनकी उम्र तकरीबन 69 साल है और वो साबिक फायर फाइटर रह चुके हैं जिनका कोई साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड नहीं है। दादा ने एक सुपरमार्केट लूटी है जिसके करीब पुलिस स्टेशन था। सुपरमार्केट लूटने के बाद दादा इंतजार करते रहे ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। मकसद ये था कि वो जेल जाएं और अपने कैदी पोते से मिल सकें। लूट मार के दौरान दादा ने नकदी मांगी, एक टुकड़ा पनीर का मांगा और एक बोतल शराब भी ली। बाद अज़ां पुलिस ने उन्हें ऐसे पकड़ा जब वो लूट मार करके ऐसे अंदाज से पार्किंग की तरफ जा रहे थे जैसे कि वो जानबूझकर गिरफ्तार होने का इरादा रखते हैं। अदालत ने दादा को 15 माह की सजा दी है, जिनमें से 5 माह में फिलहाल उनको मुअत्तल किया गया। उनके साथ साथ उन्हें नुकसान पहुंचने वाले मुतासरीन को भी मुआवजा देना पड़ेगा, नफ्सियाती इलाज भी करवाना पड़ेगा और इस सुपरमार्केट के करीब ना जाने की पाबंदी होगी। ताहम अदालत ने उनके इस हक को तस्लीम किया कि वो कानूनी तौर पर जेल के मुलाकात खाने में अपने पोते से मुलाकात कर सकते हैं। और दादा ने यह कदम इसलिए उठाया कि वो अपने पोते की हिफाजत और देखभाल के को मुकद्दम समझते हैं और वो कानूनी तरीके या फिर रस्मी राब्तों के जरिए अपने पोते की मदद नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें ये गैर मामूली कदम उठाना पड़ा। अच्छा, वैसे ये मोहब्बत है उनकी दादा और पोते की कि वो जो काम करना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए उन्होंने ये चोरी की, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, वो उस तक पहुंच गए और जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया मुलाकात का। वो 15 माह रहेंगे, फिर मुआवजा भी देंगे जो नुकसान मतलब इल्ज़ाम है उनके ऊपर कि पहुंचाया, तो अब वो रहेंगे और अपने पोते के साथ मिल। बिल्कुल ऐसी है। सर्दियाँ आ गई हैं गजल, और सर्दियों में हम सबसे ज्यादा कौन सी चीज खाते हैं? ये वॉलनट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। जी, उसको कहते हैं ड्राई फ्रूट, उसको कहते हैं खुश्क मेवाजात और इनका ताल्लुक मुल्क के तमाम तर इलाकों से होता है। स्पेशली अगर शुमाली इलाका जात की बात की जाए, वहाँ पे वॉलनट की बात की है गजल ने, वहाँ से वो आते हैं। फिर कोयटा से आपके डिफरेंट और भी खुश्क मेवाजात आते हैं। तो इस हवाले से हमारे पास एक पैकेज है। बात जाएंगे, महमूद अहमद साहब की एक रिपोर्ट है, वो देखेंगे। बहुत शुक्रिया हसैन लियाकत साहब और गज़ल अशरफ साहिबा। इस हवाले से जो मैं बताता चलूँ कि जो विंटर सीज़न स्टार्ट हो गया है, विंटर सीज़न की जो सौगात होती है वो ड्राई फ्रूट होता है। ड्राई फ्रूट की मार्केटें सज चुकी हैं। डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टेस्ट के जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मार्केट में आ चुके हैं। यहाँ पे मार्केट में लोग परचेज़ करने भी आ गए हैं। इस वाले से मैं बताता चलूँ, जो अंजीर है पिछले साल 2200 रुपये केजी थी, आज वही अंजीर 2500 से लेके 3000 पर केजी मिल रही है। इस वाले से अगर बताता चलूँ, काजू की प्राइस जो पिछले साल 2500, 2600, 2700 रुपये पर केजी मिल रहा था, इस बार 3000 से लेके 3500 रुपये पर किलो मिल रहा है। अगर मैं बताता चलूँ आपको पिस्ता की, तो पिस्ता की प्राइस 2200, 2300 रुपये मिल रहा था, इस बार 3000 रुपये केजी अवेलेबल है। इसके हवाले से जो ड्राई मैंगो, ये एक सौगात है जो कि विंटर सीज़न में भी अवेलेबल होती है। इसकी कॉस्ट भी बढ़ चुकी है, जो कि 2000 से 2500 रुपये केजी तक अवेलेबल है। इस वाले से जो खजूर है, जो सुनते रसूल भी है और जो लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, उसकी कॉस्ट भी अगर नॉर्मल खजूर की बात की जाए तो 450, 500 रुपये तक
अगर अजवा हो या दूसरी खजूर हो, उनकी प्राइस जो 1000, 1500, 2000 तक जा रही है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ, जो ड्राई फ्रूट है वो गरीब की पहुंच से दूर हो चुका है, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस हवाले से जो शॉपकीपर हैं, इनसे जानते हैं कि जो प्राइस बढ़ ही है, इससे इनके कारोबार पे इफ़ेक्ट आया है, किस तरह से इफ़ेक्ट आया है। मैं इनसे बात करता हूँ। सर बताइएगा, जो ड्राई फ्रूट की मार्केट है आपकी सज चुकी है, कस्टमर कितना है अभी सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे सर्दियाँ थी हमारी दुकानों पे गाहकों को रश शुरू होता है। पिछले साल की नस्बत इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। जैसे पिछले दफ़ा जो माशाल्लाह गाहक था वो इस बार बहुत कम है, क्योंकि पिछले साल की नस्बत महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। जो काजू था वो हम पिछली दफ़ा जो 3000 से, इस दफ़ा हम 3200-3400 में सेल कर। पिस्ता की बात करें, पिस्ता हम 2000-2200 में सेल करते थे, इस दफ़ा 3000-2800 में सेल करें। पिछले साल की नस्बत महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन हमें वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से अपील है कि हमें रिलीफ दे, हम गरीब आवाम को सस्ता ड्राई फ्रूट दे सकें। ये है दुकानदार, इसकी आपने बात सुनी, इनका यही कहना है कि जो कॉस्ट है वो पिछले साल से कहीं ज़्यादा हो चुकी है। जो पिछले साल से उनकी परचेजिंग है वो बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो इनका कस्टमर है वो इफेक्ट हो रहा है। नो डाउट, जब कॉस्ट बढ़ती है तो ये एक इकोनॉमिक का फिनोमेना है, उसमें आपका कस्टमर कम होना शुरू हो जाता है। जब कॉस्ट कम होती है तो हर बंदे की पहुँच में होता है, वो अफोर्ड कर सकता है। ड्राई फ्रूट के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ड्राई फ्रूट सर्दियों में लोग इंजॉय करते हैं, अपने घरों में बैठ के, पार्टियों में, अपने जहाँ भी होते हैं इसको एंजॉय करते हैं। इवन जो ड्राई फ्रूट है वो आपको सर्दियों में गर्मी की शिद्दत, जो सर्दी की शिद्दत है वो कम करता है, गर्मी मुहैया करता है। इस हवाले से गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके रेट्स पे भी फोकस करे, इनकी प्राइस कंट्रोल करे, ताकि इनके रेट्स कम हो, हर गरीब अमीर इसको एंजॉय कर सके और सर्दियों में अपनी जो सर्दी है उसको कम कर सके। और जो टेस्ट है, ड्राई फ्रूट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इस हवाले से लोग इसको एंजॉय करें और इसके साथ अपना जो विंटर सीजन अच्छे तरीके से गुजारें। जी चलें जी, थैंक यू सो मच जी। अब मुझे लगता है कि आपने ड्राई फ्रूट के हवाले से पैकेज तो बताया, लेकिन जिस तरह की कीमतें आपने बताई हैं, अब मेरे जैसा शख्स खा तो नहीं सकता, लेकिन सूंघ जरूर सकते हैं ड्राई फ्रूट जो इस वक्त कीमत है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, कीमतें बहुत पीक पर चली गई हैं, लोगों के लिए मुश्किलात भी हैं, और सर्दियां हैं, सर्दियों में इनकी मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन कीमतें भी साथ साथ बढ़ जाती हैं। तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो देगी और इनकी कीमतें थोड़ी सी कम करेगी। बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात। अब पीर महल से एक दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई है, जिसमें मजबूर, माजूर और कमसिन बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाई जाने वाले गिरोह का इंकशाफ हुआ। इस गिरोह ने एक नाबीना खातून और उसके मासूम बच्चे को 6 माह तक लाहौर की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर किया। माजूर अफराद बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह में 2 मर्द और 1 खातून शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद कासिम भट्टी साहब, और वो लेडी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। कासिम भट्टी, बताइएगा पहले तो इस वाक़े की सारी डिटेल्स की, कब शुरू हुआ, कितने अरसे तक किसी तरह से भीख मंगवाई जाती रही, क्या कोई नोटिस भी लिया गया फिर? जी, इस तरह है कि ये पीर महल का नवाई इलाका है, बी प्लाट की ये रहायशी खातून है हलीमा बीबी। तो हलीमा बीबी को बी प्लाट के रहायशी 2 मर्द और 1 खवातीन, वो इनको बरगला कर लाहौर ले गए। इनका मासूम बच्चा भी साथ था। तो इनको सुबह एक सड़क के किनारे पर बैठा देते थे और शाम को वो अपने पास घर अपने ले जाते थे। सारा दिन इसके भीख मंगवाते थे और शाम को घर ले जाकर रात को इस हलीमा बीबी के बकौल मेरे साथ वो दोनों आदमी ज्यादती। तो 6 माह का अरसा गुजर गया और ये खातून के साथ ऐसा ही होता रहा। बच्चा भी इसके साथ था। तो और ये सड़क के किनारे बेचारी सारा दिन भीख मांगती थी। शाम को वो पैसे भी इससे बटोर लेते थे और रात को इसके साथ ज्यादती भी करते थे। इसको इस औरत के मुताबिक खातून का कहना है कि जब मुझे मौका मिला तो एक आदमी मेरे पास आया, मैंने उससे अपील की, भाई मैं इस तरह से परेशान हूँ, इतने अरसे से मेरे साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, मुझसे भीख भी मंगवा रहे हैं और मेरे साथ ज्यादती भी कर रहे हैं। मैं पीर महल की रहशी हूँ, मेरी गुजारिश है कि मुझे पीर महल पहुंचाया जाए किसी तरीके से। तो उस आदमी ने खुदा तरसी करते हुए इस खातून के मुताबिक उसने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और उसको किराया भी दिया और उसको कहा कि इनको पीर महल उतार देना। तो जब मैं पीर महल उतरी तो वहां से रिक्शा लिया और फिर मैं अपने घर पहुंची और अपने घर वालों को ये सारा माजरा मैंने सुनाया। तो उसके बाद हम थाना पीर महल गए।
मेरे खावन जो है वो मुझे थाना पीरमा ले गए। हमने एक एप्लीकेशन डीएसपी मियां मुनीर अहमद को गुजारी, तो उन्होंने फौरी तौर पर उस पर कार्रवाई करते हुए एक तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया। उसके बाद एबीएन न्यूज को ये स्टोरी मौसूल हुई, तो एबीएन न्यूज पर यह खबर नशर हुई कि ये इस तरह नाबीना खातून से ज्यादती हुई है और इस तरह का ये वाक़या है। तो उस पे डीएसपी और डीपीओ टोबा टेक्शन ने फौरी नोटिस लेते हुए उस एप्लीकेशन पे उन मुल्जमान के खिलाफ फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज कर दिया। एफआईआर चार्ज होने के बाद पुलिस की एक टीम तश्कील दी गई। उन्होंने रेड कर एक मुलजम जो असल मुलजम है, जो इनको अगवा करके ले गया था, जो इसके साथ जना भी करता रहा, तो वो जो आदमी है उसको गिरफ्तार मकामी पुलिस ने कर लिया है। वो इस वक्त थाना पीन माल की सलाखों में ठीक हो गया। अच्छा भट्टी साहब आपने सारी डिटेल भी बता दी है। मैं चाहता हूँ कि आप मुतासरा खातून से अगर बात करें और हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनके साथ क्या बीती है। जी बाजी, ये बताइएगा कि आपके साथ कैसे हुआ है और कब हुआ है और वो लोग आपसे क्या ज्यादती करते रहे, इसकी आपने बात बतानी है। जी मैंने पहले बराग ला के गवाह करके ले गए, मुड़ के उत्थे लाहौर जाके बिठा दिया सड़क पे बिठा दिया, उत्थे भीख मंगवाने से लगा दिया, भीख मंगवाने से ला दिया। और मेरा मासूम बच्चा भी सी, मैं भी सी। 6 महीने से पहले 6 महीने तक भीख मंगवाने से लाया। जी अच्छा। भाजी, वो आपके साथ क्या करते रहे, आप क्या कहते हैं इस हवाले से, आप क्या अपील करते हैं, हमारे अब आपको साथ- क्या परेशानी है? मैं वज़ीर आला से अपील करना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। अच्छा ये भी मरियम बताइएगा नवाज- कि वो जो गिरोह था वो आपसे कितने अरसे तक ये भीख मंगवाते रहे? आपको लाहौर लेकर गए, वहां पर आपको ये बिठा देते थे फुटपाथ पर, आपके साथ बच्चा भी था, उनके हवाले से आपने किसी की मदद ली, उनके हवाले से कोई मुकदमा दर्ज कराया आपने? जी दसो कि मैं एफआईआर चाहता हूँ मैं FIR चेक करवाई है। मुलजम के। एक मुलजम गिरफ्तार है, दो फरने वाले हैं। पुलिस का ताउन अच्छा। आपके साथ कैसा है? पुलिस पर काम कर रही है। पुलिस ताउन कर रही है। भट्टी साहब इनसे ये भी पूछिएगा कि 2 मर्द थे और एक खातून थी, तो जब इनके साथ ज्यादती होती थी तो वो खातून क्या उसका कोई रद्द-ए-अमल नहीं होता था, क्योंकि वो भी तो खुद भी एक खातून थी। वो खातून क्या करती थी? वो खातून भी उन लोगों के साथ आपके साथ ज्यादती करवाने में शामिल थी, या वो दोनों मर्द ही आपके साथ ज्यादती करते थे? वो औरत का क्या रोल था? वो औरत क्या करती थी उस वक्त मौके पर वो भी मौजूद होती थी? हाँ जी, वो भी मौके में मौजूद होती थी ज्यादती करवाने से। क्या वो दोनों मर्द आपसे ज्यादती करते थे, या हाँ। एक मर्द करता था, एक निगरानी करता था, औरत निगरानी करती थी? वो कैसे क्या एक निगरानी करता था, दो मर्द दो निगरानी करते थे, तो एक ज्यादती करता था। करती? 2 आदमी थे, एक औरत थी ना? हाँ जी, एक औरत थी। तो ठीक एक हो फिर गया। आपसे ज्यादती करता। ठीक हो गया भट्टी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इनको इंसाफ भी मिले। इन्होंने जो मुश्किल वक्त गुजारा है, आपने स्टोरी भी ब्रेक, उसके बाद वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो भी थोड़ी सी चौकन्नी हुई है और मुल्जिमान गिरफ्तार भी हुए, और उनको हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द जल्द इंसाफ अपने इन मिले, गुनाहों का अजाला, जो क्या कहते हैं, सज़ा भी मिले। सजा मिले और इनको भी इंसाफ मिले। अब आपको लिए चलते हैं रावलपिंडी, क्योंकि रावलपिंडी में भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में 1562 गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है, और डिटेल्स के मुताबिक 1500 सेंट्री पेट्रोल और 62 एटमोलॉजिस्ट की भर्तियों में संगीन बेज़ाब्तियां भी सामने आई हैं। और मार्च 2024 की बात की जाए तो उसमें जो भर्ती के इश्तेहारात थे उनके बावजूद पंजाब हुकूमत से इजाज़त ना मिली, जिसके बाद माली साल ख़त्म होने के बाद भी पुराने इश्तेहारात पर भी भर्तियां होती रही हैं, फैसले होते रहे हैं। और 30 जुलाई 2024 को भर्ती कमेटी तश्कील दी गई और अगले ही रोज़ 31 जुलाई को इंटरव्यूज़ का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। यानी कि 4800 उम्मीदवारों के इंटरव्यू सिर्फ एक दिन में किए गए। हाउ इज इट पॉसिबल? और हैरानकुन तौर पर एक ही दिन में सिलेक्शन भी मुकम्मल कर ली गई। इस भर्ती अमल ने मेरिट, शफाफियत और कानूनी तकाज़ों पर भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं, और इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पिंडी से कॉरेस्पॉन्डेंट अनवार उबैस साहब मौजूद हैं। अनवार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इस हवाले से मजीद डिटेल बताइएगा। अनवार साहब, आप सुन पा रहे हैं? अनवार साहब से हम रब्ता करने की दोबारा कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको इस वक्त शहर इक़्तिदार का पता भी है, यहाँ पे
कभी सिग्नल आते हैं कभी नहीं आते, Signals और का issue हालात सिग्नल्स की वजह से थोड़े से ख़राब हैं, और वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम पे मौजूद होते हैं, जिस जगह पे सबसे वो ज़्यादा है, वहाँ हालात पर ख़राब होते हैं, वहाँ पे मुश्किलात हैं, अनवार भाई हाँ। साहब मौजूद होते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनसे हमारा राब्ता राब्ता जो है वापस बहाल हो बहाल होगा, जाएगा। और इस हवाले से पूछेंगे जो बेज़ाब्तगियाँ हो रही हैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही थी स्टोरी शेयर करते वक्त कि एक ही दिन में इतने ज़्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ कैसे हो गए, फिर पुराने इश्तिहारात पर आप कैसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, उस हवाले से कोई नोटिस नहीं लिया गया, क्या कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। अब इससे लोग जो ज़ाहिर जो टैलेंटेड लोग हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, और जो अनसर्टिफाइड लोग हैं वो कितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाकर बैठ चुके हैं। इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ हमें सिर्फ ये पहली बार नहीं है, पहले भी बहुत ज़्यादा अनवार भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अनवार साहब बताइएगा इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? आजकल के रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी में बार गैर कानूनी भर्तियों का बड़ा स्कैंडल सामने आया है। 1500 सेंट्री पेट्रोल और 62 एटमोलॉजिस्ट की भर्ती में संगीन बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। 48 उम्मीदवारों के एक ही दिन में इंटरव्यूज हुए और 1562 की सिलेक्शन भी मुकम्मल कर ली गई। एक ही रोज अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जारी कर दिए गए। ये तेज तरीन जो अपॉइंटमेंट्स का एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया है। भर्ती अमल ने मेरिट, शफाफियत और कानूनी तकाजों पर भी बहुत सारे सवाल उठा दिए हैं। ये मार्च 2024 में भर्ती का इश्तिहार अखबार में शाया किया गया था और पंजाब हुकूमत ने भर्तियों की इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद माली साल खत्म होने के बाद पुराने इश्तिहार पर ही भर्तियां कर ली गई थी। 30 जुलाई 2024 को भर्ती कमेटी तश्कील दे दी गई थी और 31 जुलाई को एक ही दिन में 4800 इंटरव्यूज का नाकाबिले अमल जो अमल है वो मुकम्मल किया गया। नाकाबिले यकीन जो अमल था वो मुकम्मल किया गया। 1500 सेंट्री पेट्रोल और 62 एटमोलॉजिस्ट को एक ही रोज में नामे जारी कर दिए गए। साबिक डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रावलपिंडी डॉक्टर अंसर इसाक ने ये मामला अब उठाया है। डॉक्टर अंसर इसाक ने डिपार्टमेंट को तहरीरी शिकायत भिजवाई है। शिकायत पर 3 रुकनी इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी गई थी। कमेटी की सरबराही डॉक्टर मोइज मंजूर ने के सुपुर्द की गई थी और मेंबरान में डॉक्टर शहजाद और एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर शामिल थे। कमेटी को मामले की इंक्वायरी करके रिपोर्ट पेश करने की भी हदायत की थी। 1 साल गुजरने के बावजूद इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। डॉक्टर अंसर इसाक की जानब से मुतअद्दिद बार यकीन या दयानियां भी भिजवाई गई। इसके अलावा महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन पंजाब ने 11 सितंबर 2025 को नोटिफिकेशन भी जारी किया। कमेटी को 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की तहरीरी हिदायत दी गई। 27 दिन गुजरने के बावजूद ताहाल रिपोर्ट जमा नहीं कराई जा सकी। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर मोइज मंजूर से भी राब्ते की कोशिश की गई जो नाकाम रही। इंक्वायरी अमल में गैर मामूली ताखीर। अच्छा अनवार, ये बताएं कि 30 जुलाई जैसे कि आपने कहा कि 30 जुलाई 2024 को भर्ती कमेटी तश्कील दी गई, तो अभी तक उसकी जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हुई, कोई इंक्वायरी नहीं सामने आई। एक दिन में कैसे इतने ज्यादा इंटरव्यूज हो गए और फिर पुराने इश्तिहार के ऊपर इंटरव्यूज होना, लोग कितने इफेक्ट हो रहे हैं जो सर्टिफाइड लोग हैं जिनकी ये पोजीशन है, जो डिजर्व करते हैं ये पोजीशन? देखिए, इस मामले को डॉक्टर अंसर इसाक जो साबिक डीएचओ थे रावलपिंडी के, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर थे, उन्होंने ये मामला उठाया और मौजूदा जो डीएचओ है उन्हें एहसान गनी उन्हें एक लेटर लिखा है। उसमें इस मामले की तरफ, इन बेज़ाब्तियों की तरफ जो एक ही दिन में जो 1500 अफराद की जो वहां पर भर्तियां हुई हैं ये निशानदेही की थी और इस पर एक कमेटी बनाई गई है। अमूमन हमारे यहाँ जब भी कोई मामला होता है किसी करप्शन का या किसी मामले की धूल बिठानी होती है तो कमेटी बना दी जाती है और फिर कई बरस गुजर जाते हैं, उन कमेटियों की रिपोर्ट सामने नहीं आती। मतलब कि भाई साहब हम ये कह सकते हैं कि इसकी भी धूल बिठाने के लिए इसकी कमेटी बना दी गई है। चलें उम्मीद करते हैं कि इसका जितना भी मामलात हैं वो क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच। अनवार भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे रावलपिंडी से, जो कि हवाले से हमें इत्तलात दे रहे थे। खवातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो जाता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और अब बात करेंगे पाक अफगान कशीदगी के हवाले से जो गुज़श्ता कई रोज़ से जारी है और ये बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तिहार फायरिंग की गई, जिसका पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया और भारी नुकसानात के बाइस मुतअद्दिद अफगान पोस्टें भी खाली हो गई। और सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कोरम, दीर, चित्रार और बाराम चाह के मकामात पर भी बिला इश्तिहार फायरिंग की। और सिक्योरिटी सराय के मुताबिक अफगान फोर्सेस की फायरिंग का मकसद क्या था? खवारिजियों की तश्कीलियों को बॉर्डर पार करवाना भी था और इसके साथ साथ पाक फौज की चौकस पोस्टों की जानिब से भरपूर और शदीद जवाब भी दिया जा रहा है।
पाक फौज का ये कहना है कि अफगानिस्तान की जानिब से हफ्ते की रात की जाने वाली इश्तियाल अंगेजी के जवाब में 200 से ज़ायद तालिबान और उनसे वाबस्ता दहशतगर्द हलाक हुए और अफगान तालिबान की 21 पोजीशंस पर वक्ती तौर पर भी कब्जा कर लिया है। और सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ही पाक फौज ने स्पेन बोल्दक सेक्टर में अफगान तालिबान की इसमतुल्लाह किरदार कैंप भी तबाह कर दिए और ये कैंप अफगान तालिबान के सबसे बड़े कैंप से जिनको तबाह किया गया। और इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हो जाने का। सर, एक जंग की सूरत हाल बनी हुई थी हमारी अफगानिस्तान के साथ, लेकिन हमने तो 2022 में इनके जब अमेरिका का इनखला हुआ था तो सेलिब्रेट भी किया था। हमने कहा था ये तालिबान हमारे लिए बड़े अच्छे साबित होंगे, हमारी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स थी। आपको पता ही है एक तारीखी हमारा रिश्ता तो है तालिबान के साथ, जो कि सोवियत यूनियन की जब वॉर थी उस वक्त से चला आ रहा है। तो अचानक हो क्या गया है कि ये तालिबान की गवर्नमेंट भी हमारे हाथ से निकल गई? सर देखें, शुक्रिया हजरत अली का कौल है कि जिस पे एहसान किया जाए उसके शर से बचे। तो ये वही वाकयात हैं और सेलिब्रेशंस में हम भी शामिल थे और हमने यही सोचा था कि इनके आने के बाद हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहाँ पे हालात सही होंगे, सो वी कैन कंसंट्रेट ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर्स। बल्कि हम गलती पे थे अनफॉर्चुनेटली, और इन्होंने वही रंग बदल अपना लिया है जो आज से 1947 के बाद से मुख्तलिफ अफगान गवर्नमेंट्स और रजीम्स अपनाते रहे हैं। और वो हमेशा उन्होंने कहा इंडिया के साथ जाके साजबाज की है और दे कंसिडर पाकिस्तान एज ए कॉमन एनिमी। और तो उसमें तो कोई इसमें शक ही नहीं है। और जिस तरीके से अभी रिसेंटली मुत्तकी साहब इन इंडिया और 6 दिन के दौरे पे गए, बड़ा लंबा दौरा है, आई डोंट नो क्या करने लगे हैं, लेकिन वहां बैठ के और बेसिकली ये देखें इट वाज ही वाज देयर टू फॉर्मलाइज ए स्ट्रेटजी अगेंस्ट पाकिस्तान विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। और जितने अटैक्स और आज कुछ जो कुछ हुआ इसके बाद वो अपनी लॉयल्टी शो करने के बाद ये उन्होंने ये हमले किए थे पाकिस्तानी पोस्टों पे। सो पाकिस्तान रिस्पॉन्डेड अकॉर्डिंगली और जस्टिफाइड रिस्पॉन्स था अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51 ऑफ चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है कि आप अपनी सॉवरेनिटी के वायलेशन में यू कैन सेल्फ डिफेंस में आप यू कैन टेक एक्शन। सो हमने किया और हमारा एक्शन था अगेंस्ट दी ख्वारिज के लॉन्चिंग पैड्स पे, दहशतगर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स पे और दहशतगर्दों के जो एरियाज है जहाँ पे वो स्टेशन पे आर बेस्ड, तो वहाँ पे हमने स्ट्राइक्स वगैरह किए थे और उनको मैसेज दिया था कि हम ये इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। सो मेरा ख्याल में कि एक हमने ये मैसेज जिस तरह कि इंडिया को दिया था एंड वी शटर्ड देयर सो कॉल्ड प्राइड, जब हमने बुनियान महसूस लॉन्च किया और जब मार के हक में भी डिफेंडेड, तो इनको भी ये बताया कि हमारी कैपेबिलिटी क्या है और फिर हमने ये भी बताया कि हमारा रिजॉल्व भी क्या है। और आपने क्लिप को सुना होगा यंग ऑफिसर्स का, एक यंग ऑफिसर जो कह रहा है कि आप बताएं कि इसके बाद हमने क्या करना है, कि हमने पोस्ट जो है फितना और खारिज की टेक ओवर की है। सो दैट इज द रिजॉल्व ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, या फ्रंटियर कोर के लोग थे या पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, क्योंकि वो समझते हैं कि दिफाए वतन जो है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है किसी भी पाकिस्तानी के लिए, और वो सोल्जर हो तो उसके लिए वो अपने सीने पे गोली खाएगा लेकिन पाकिस्तान की धरती पे आज नहीं आने दे। बिल्कुल सर, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन आपको याद होगा हमने मुतादिद बार इस हवाले से आपसे ही बात की। 2021 में भी याद है कि इन्होंने ही वादा किया था अफगान हुकूमत ने कि अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, और सिर्फ एक दफ़ा नहीं कई बार मुतादिद बार इन्होंने दावे किए कि ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान ने कहा जब KPK पे हमले हुए कि आप रोके, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर पाकिस्तान ने जिस तरह से कामयाब एयर स्ट्राइक्स की, वाई डू यू थिंक कि दैट कमिटमेंट फेल्ड इन प्रैक्टिसेस? क्यों बार बार ये कमिटमेंट फेल हो जाती है? पहले वादे तो किए जाते हैं लेकिन उनको निभाया नहीं जाता। पहले सबसे पहले कमिटमेंट दोहा कार्ड भी किया था और उसमें लिखा हुआ था कि दे विल नॉट अलाउ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू यूज देयर सॉइल अगेंस्ट एनी फॉरेन कंट्री। आज इंडिया अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा भी मुनज़्ज़म हो गई, दोबारा इस्लामिक स्टेट भी मुनज़्ज़म है, फितना और खारिज भी है, फितना और हिंदुस्तान भी है, जैश अदल भी है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान भी है, तहरीक तालिबान ताजिकिस्तान भी है, ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी है। सो दुनिया इस नतीजे पे पहुंची है, इस कंक्लूजन पे पहुंची है कि जो अब अफगानिस्तान दोबारा एक एपिक सेंटर बना है, यहाँ पे टेररिस्ट आर अवेलेबल, यू कैन रेंट देम और इनको आप यूज कर सकते हैं।
और फिर ये मोस्टली देखिए जब इंडिया इसमें आता है तो ये ज्यादा उनका फोकस पाकिस्तान होता है। सो मेरा ख्याल में कि रियलाइजेशन इंटरनेशनल कम्युनिटी में है। इस रजीम पे तो आप बिल्कुल एतबार बात न करें। ये नाम के मुसलमान हैं, नाम की शरीयत की बात करते हैं। जब इंडिया में जाके बात करते हैं, आप पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, आप इस जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ बात करते हैं, तो उससे आपका चेहरा वो एक्सपोज होता है कि यू स्टैंड वेयर और आपके मकासद क्या है। आप इस्लाम तो एक कवर के तौर पे यूज करते हैं और अल्टीमेट मकसद है कि जो आप एक रजीम आपने मुसलत की है अफगानिस्तान में, जो वहां पे जब बाकी लोगों को देखें 42% पश्तून है, बाकी तो दूसरी कौमें एथनिसिटी के लोग हैं। तो आप कैसे बैठ के उन पर बिल्कुल रूल ऐसे। कर अच्छा सकते बगैर हैं? साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप क्योंकि दिफा को भी देखते हैं, अब इसमें आपको बहुत सारी अफगानिस्तान के ऊपर ना हमें एजेस भी हैं। सबसे बड़ा एज ये है कि अफगानिस्तान इज अ लैंड लॉक कंट्री, उसकी सारी तिजारत पाकिस्तान से होती है। सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज जो उसके साथ लगती हैं वो भी लैंड लॉक हैं, और वो भी पाकिस्तान से वो अपना राब्ता रखती हैं इसी वजह से कि उनकी तिजारत यहाँ से होती है। सो वो भी बंद कर सकते हैं। लिवरेज तो बहुत सारे हैं, हम उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, उसी तरफ जाएंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखें कि लेवरेजेस हमारे पास बहुत ज्यादा है और मोस्ट स्ट्रेटेजिक लेवरेज है, दैट इज द इकोनॉमिक लेवरेज है। अफगानिस्तान टोटल डिपेंडेंस पाकिस्तान पे है। एंट्री एग्जिट पाकिस्तान से, अफगान ट्रांजिट ट्रेड यहाँ से गुजरती है, रिलीफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यहाँ से गुजरती है। उनके जो वहां से मरीज आते हैं इधर ही आते हैं, इधर से जाते हैं, सारा कुछ एजुकेशन यहाँ पे हासिल कर रहे हैं, हेल्थ। तो अब हमें मेरे ख्याल में जिस तरीके से हमने अभी बंद कर दिए, वी मस्ट गो फॉर ए ब्लॉकेट। बंद कर दें अभी, ह्यूमैनिटेरियन वाले एस्पेक्ट से निकल के हम बंद कर देते हैं उसको, और ये आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद कर दें। देखिए वही घुटनों पे आ जाएंगे। दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो अफगान ईरान से इनकी कोशिश थी, जो इंडिया ने इनको एक आउटलेट वहां से बना के दिया था ताकि पाकिस्तान में डिपेंडेंस खत्म हो, तो चाबहार पे यूनो वहां सैंक्शंस लग गई हैं। सही। और ईरान भी वैसे भी दे आर फेड अप, इन लोगों से फेड अप है। तो एक दैट इज वन थिंग। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वी विल स्टार्ट डिपोर्टिंग जो अभी रिमेनिंग अफगान से नेशनल्स, इलीगल भी है, डॉक्यूमेंटेड भी है। वी विल डिपोर्ट देम। और मेरा ख्याल में हमें तो इसे 1 महीने के अंदर को निकाल देना चाहिए सही। अगर वो चाहते हैं, सिंस इंडिया इज देयर बिलवड कंट्री। बिल्कुल सर, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। अभी बहुत से डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब आप तहम्मुल से थोड़ा सा रास्ता इख्तियार करें, बट लेट्स सी क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर मसूद साहब मौजूद थे और जो भी इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब खेल की दुनिया से आपको खबर देंगे जहां पर टेस्ट मैच जारी है, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और अब एक दिन गुजर चुका है, क्या कुछ हुआ उस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज के पहले मैच के दौरान दूसरे दिन का खेल शुरू अब हो गया है। और 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के पहले मैच के पहले रोज खेल के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 313 रन बनाए। और कजाफी स्टेडियम में खेले जा रहे मैच में पाकिस्तान के कप्तान की बात की जाए तो शान मसूद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इनिंग्स का आगाज किया। लेकिन अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 2 रन बनाकर ही आउट हो गए और अब्दुल्ला शफीक के आउट होने के बाद शान मसूद और इमामुल हक ने जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाया और फिर 163 के मजमूई स्कोर पर कप्तान शान मसूद 76 रन बनाकर आउट हो गए थे। और फिर उसके बाद 199 यानी कि 199 के मजमूई स्कोर पर इमामुल हक भी 93 रन बनाकर हिम्मत हार बैठे थे। और अगली ही बॉल पर सऊद शकील भी बगैर कोई रन बनाए विकेट गंवा बैठे। और फिर इसी तरह 2 ओवर्स बाद 199 के ही स्कोर पर बाबर आजम भी आउट हो गए, उन्होंने 23 रन बनाए हैं। और उनके बाद मोहम्मद रिजवान की बात की जाए और सलमान आगा की बात की जाए जिन्होंने 114 रन की शराकत कायम की और रिजवान 62 और सलमान आगा 52 रन बनाकर आउट हुए। तो इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल ऐसे 62 और 52 रन बना के विकेट पर मौजूद है। ख़वातीन वज़ारत इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ अली ताबिर साहब मौजूद है। अली, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि पॉजिटिव बोथ से कल के टेस्ट में, और सबसे बड़ा पॉजिटिव ये था कि सन 2000 में फैसलाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ जब सईद अनवर और शाहिद अफरीदी टेस्ट मैच पे ओपनिंग कर रहे थे तो हमने पहले 10 ओवर्स में 50 रन बनाया था, आखिरी दफा 25 साल पहले।
सो कल इमाम ने, शान मसूद ने एक तो बहुत एग्रेसिवली खेला, सिंगल डबल हमें आते हुए नजर आए, और उसके बाद आप देखिए कि 313 रन हमने बना दिए। कैसा देख रहे हैं कल के दिन को, कितना पॉजिटिव खेली पाकिस्तान टीम? बहुत पॉजिटिव खेली माशाल्लाह से, मतलब यू आर एब्सोल्युटली राइट। 25 साल के बाद हमने 10 ओवरों में 50 रन किए। 51 फॉर 1 वाज 25 साल के बाद अगर आपको देखने को मिले, खासतौर पे उस दौर में जहाँ पे हम बेसबॉल की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं, एक एक दिन में 500-500 रन देख सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में, और हमने देखे भी हैं, इवन पाकिस्तान की पिचेस पे ही देखे हुए हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो मतलब गिविंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आपको रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बहुत अच्छी नजर आ रही थी। आपको गंदी बॉल के ऊपर बाउंड्री पिक करना, जो हम अक्सर देखते थे कि पाकिस्तान जितनी अच्छी मर्जी पोजीशन में हो, अगर इनको गंदी बॉल मिल रही हो, ये बाउंड्री नहीं मारते थे, उसको भी कैपिटलाइज करते हुए नजर आए। आई थिंक दैट इज व्हाई दे स्कोर्ड सो मच यस्टरडे, खासतौर पे इमाम और शान मसूद। जो जो स्टाइल था वो उन्होंने रोका नहीं, ऑल्दो स्पिन के आने से जब दोनों साइडों से स्पिन चल रही थी, थोड़ा बहुत स्लो हो गए, क्योंकि आई थिंक पिच ही ऐसी है, विकेट का नेचर ही ऐसा है कि आपको स्पिन को देख भाल के खेलना है। और अगर आपने सुबह के 1-2 ओवर्स अभी देखे हो, तो एक साइड पे कगिसो रबाडा बॉलिंग करा रहे हैं और दूसरी तरफ से उनका हार्मर बॉलिंग करा रहे हैं, और बॉल अभी से बैठना शुरू हो गई है। सो उसके इस पेशीन गोई को रखते हुए सामने कि पिच डिटेरिएट करेगी, उसके हिसाब से पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बैटिंग की। जिस जिस बैटर ने स्कोर किया उन्होंने एक फरावानी से स्कोर किया। इवन रिजवान और सलमान को कल थोड़ा सा टाइम लगा सेटल होने में, बट वंस दे गॉट गोइंग तो उनका भी काफी स्टडी हो गई थी शिप, विच वाज अगेन अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। सही। तो अली ये भी बताइएगा, अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से आउट हुए, एक सेट बैक था पूरी टीम के लिए, आपको लगता है कि अब उनको मजीद ओपनर के तौर पर मौका देना ठीक होगा? देखिए, बनता तो है, ही इज बिन परफॉर्मिंग, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप यू कैन मिस आउट, आप हो जाते हो अनलकी थोड़ा सा। तो सेकंड इनिंग में तो खैर आएंगे ही ना वो इस मैच की बैटिंग करने, हो सकता है तब वो स्कोर कर ले और बाकी ना करें, फिर हम यही बात रिपीट करेंगे कि इमाम को ना खिलाएं। इमाम ने डिड वेरी वेल फॉर हिज 93, बट आई थिंक अब्दुल्ला शफीक डिजर्व्स द स्पॉट। बीच में कहने वाले ऐसे लोग भी बहुत हैं कि मे बी शान मसूद वापस ओपनिंग कर ले और कामरान गुलाम को मिडिल ऑर्डर में खिला लें, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। बट अभी आज दूसरा दिन है टेस्ट मैच का, मतलब इट इज सो मच क्रिकेट टू बी प्लेड। अभी उनकी बैटिंग आनी है, आपके क्या कहते हैं बॉलर्स का पता लगना है आपको, सो मच टू बी डिस्कवर्ड। आई थिंक प्रीएम्प्टिव होगा अभी से अब्दुल्ला शफीक को अगले मैच से बाहर कर देना। आई थिंक जायज नहीं होगी ये बात। ठीक हो गया, जायज नहीं होगी, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि कामरान गुलाम की भी बातें हो रही थी, इस वजह से गजल ने भी पूछा कि कामरान गुलाम को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, शान ऑलरेडी आपके ओपनर हैं। मुझे अली ये बताइएगा कि अब्दुल्ला शफीक की तो सब या फिर सारा पाकिस्तान बात कर रहा है, साउथ शकील के ऊपर बात नहीं हो रही है। लास्ट 10 इनिंग्स में साउथ शकील ने कोई सेंचुरी नहीं स्कोर की, 2 उनके 84 के स्कोर हैं, उसके अलावा वो कभी 23 पे आउट हो जाते हैं, 31 पे आउट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कैजुअल खेल रहे हैं। उसकी क्या वजह है? क्या ऊपर से दबाव हट गया, वो तलवार हट गई, उनको पता है कि अब मैं पक्का हूं तो बस अब मैंने खेलना नहीं है? नहीं, सिर्फ दबाव की बात नहीं होती, अक्सर प्लेयर ऐसे होते हैं जो, एक मिनट सॉरी, जो प्रेशर के अंदर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है सलमान आगा की, उनकी टेस्ट क्रिकेट की परफॉर्मेंस देखें, उनकी ज्यादातर बारी आती ही टेल एंडर्स के साथ है और ऑफन एक कोलैप्स की सिचुएशन में ही आती है, और वहीं ऐसी सिचुएशंस में ही उन्होंने सेंचुरियां भी मारी हुई हैं, उन्होंने क्या कहते हैं 50 भी की हुई हैं। पाकिस्तान को बड़े कल की तरह जो है ना क्राइसिस से निकाला हुआ, मैन ऑफ क्राइसिस जो है वो रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में सलमान अली आगा। बट सऊद शकील भी वो रोल प्ले करते रहे हैं, लेकिन होता है फॉर्म नहीं लगती आपकी, फॉर्म आप नहीं उसको जस्टिफाई कर पाते। बट ऐसे प्लेयर को जिसको हम देख चुके हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर चुका है, वो अच्छा खेल चुका है, वो अपनी सर्विसेज अच्छे तरीके से दे चुका है, यस वो एक होता है फैक्टर कि यार अब मुझे निकालेंगे तो नहीं, तो आप थोड़ा सा कैजुअल हो जाते हो। बट आई डोंट थिंक दैट इज क्या कहते हैं सऊद शकील के साथ क्या कहते हैं ये वाला फैक्टर होगा। प्रोबेबली कि उनकी बारी जिस सिचुएशन में आ रही है, इवन पिछली सीरीज में जब वेस्ट इंडीज वाली मैचेस चल रहे थे, उसमें क्या कहते हैं एक उनकी इनिंग्स एक मैच बड़ा जबरदस्त गया था, अगले में उनकी पोजीशन ऐसी आई एक कोलैप्स के दरमियान में जहां पे विकेटें गिर रही हैं और स्पिन को रीड करना भी मुश्किल हुआ है और मुश्किल से पकड़ी जा रही है, और कल भी यही हुआ था। कल वैसे ऑनेस्टली मैं ये समझता हूँ कि जहां पे शान मसूद इमाम उल्लाह की विकेट गिरी थी, वहीं पे टी कॉल कर देनी चाहिए थी। आई डोंट नो वो एक बॉल के क्या इंतजार था कि किसको हमने वो बेचना था, किसी को क्या कहते हैं बैटर को, सॉरी
तो बट वहीं पे टी कॉल हो जानी चाहिए थी। और वो जिस बॉल पे जो वो शॉट खेलते हुए पाए गए, आई थिंक वो भी थोड़ा सा कैजुअल था। आई थिंक प्रोबेबली उन्होंने सिचुएशन को या पिच को जो है ना गौर से देखा नहीं, या पता नहीं जाते हुए इमाम ने उनको बताया नहीं कि बॉल रुक रहा है, बॉल खड़ा हो रहा है। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा फ्लू हम वाली समझ कंडीशन सकते हैं फ्लू की कंडीशन। है। तो उसमें उसमें वो जो है थी ना कि बॉल वो रुकी भी, वो शॉट जो थे वो बिल्कुल एक साइड पे गैप में खेलना चाह रहे थे, लेकिन बॉल रुक गई, बॉल जो है ना बलून अप कर गई। तो मतलब अनलकी रहे, हो जाता है आप अनलकी। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट इनिंग, इंशाल्लाह होपफुली। सऊद शकील से हमें बड़ी उम्मीदें हैं, एंड आई आई थिंक ऑन पेपर वो शायद हमारे वाइस कैप्टन भी हैं टेस्ट क्रिकेट के। तो आई आई थिंक कि उनको भी इतने जल्दी रूल आउट ना ही करें। आज फ्लो की सही। वजह से बड़े पॉजिटिव हैं अली। हाँ एग्जैक्टली अच्छा थोड़ा सा अली ये भी बताएं बाबर आजम की सिचुएशन के हवाले से फॉर्म में नजर नहीं आ रहे, काफी ज्यादा उनको तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है, तो क्या मसला क्या है? दबाव का मसला है, खेल नहीं पा रहे, क्या वजह नजर आ रही है आपको? ये सवाल मैंने नहीं किया, गजल ने किया है, क्योंकि कल वो फिर नाकाम हो बिल्कुल गए। सही, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, कल ना एक कमाल बात आपको बताता हूँ कि जब इस टाइम टेस्ट मैच शुरू हुआ था ना, सुबह का वक्त था, मेरे ख्याल से 11 सवा 11 का टाइम। तो मेरा एक दोस्त का मैसेज आया, हमारी एक ग्रुप चैट है, क्रिकेट हम डिस्कस करते हैं। उसने ना स्कोर्स बताए कि ना जिस हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे क्या कहते हैं, शान और इमाम चौके मार रहे थे, रन कर रहे थे, पहले भी 10 ओवर नहीं हुए थे। तो उसने मैसेज किया क्या कहते हैं, इमाम 100, शान मसूद 75, बाबर आजम 25, ये ओह तुम्हारे अच्छा 200 रन है। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारे 200 रन है। बाकी टीम से को कुल मिला के 400 कर ले, गेम तुम्हारी है। ठीक अच्छा। है। अच्छा तो और बिल्कुल एन मुताबिक उसी के, ठीक है, शान मसूद 76 कर गए, इमामुल हक 93 कर गए, 23 रन बाबर आजम कर गए। तो बिल्कुल ऑन पॉइंट चीजें चल रही थी। हम्म ऑल्दो वो उसकी प्रिडिक्शन थी, वो कोई इसमें मैं कोई 2 नंबर चीज या कोई गलत चीज की नहीं बता रहा, कि उसकी प्रिडिक्शन थी कि ये स्कोर यहाँ से मिल जाएगा, बाकी स्कोर आपने कर लेना है। तो इन दैट सेंस उसी के ऊपर बिल्कुल एन मुताबिक चल रहा था। और बाबर आजम की फॉर्म का भी आई थिंक मसला नहीं, एप्लीकेशन का ही मसला है। और कल हमने देख लिया कि जिस हिसाब से वो खूबसूरती से फंसे जरूर, एक का उनको आउट भी दे दिया गया था कॉट बिहाइंड पे, जिसमें ऑफ कैमरा रमीज राजा भी, ऑफ माइक अपेरेंटली तो, लेकिन वो बड़ा क्लियरली सुनाई दे रहा था जो बातें उन्होंने की। मतलब जो नहीं से आनी चाहिए थी, नहीं एयर होनी चाहिए थी ऑनेस्टली। बट देन अगेन उनकी एप्लीकेशन आप देखें, उनकी ड्राइवें भी पूरी थी, उनके बैट पे बॉल भी वो टच पूरी कर रहे थे, वो शॉट भी पूरी मार रहे थे। और क्योंकि वो सरफेस ऐसी है कि आपको हर बॉल पे जो है ना 110% फोकस चाहिए, वही और वही मसला था शौब शकील का भी। वो पहली बॉल थी, पहली बॉल पे उनका फोकस प्रॉब्ली 100% नहीं था, विकेट गवा बैठे। बाबर आजम ने जितनी देर क्रीज पे रहे, अपने आप को अप्लाई करते रहे, और एप्लीकेशन में वो 23 रन भी बना लिए थे उन्होंने। उनका आप जरा स्टैट पढ़े ना, कि उन्होंने अपने पहले 22 रन जो थे वो 21 गेंदों पे कर लिए थे, विच मीन्स कि वो इंटेंट के साथ भी खेल रहे थे और वो गेम को आगे लेके चलाना चाह रहे थे। वो आउट हुए हैं 37 बॉलों पे, अगली 15 बॉलों पे उन्होंने 1 रन किया है सिर्फ। तो वो जो एप्लीकेशन थी वो कम होती जा रही थी, ठीक है, और वो कम होने की वजह से ही उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। वही स्ट्राइक रोटेट चल रही होती, देखें शान मसूद और इमाम ने बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रोटेट की, अगर उनको बाउंड्री नहीं आ रही थी ना, वो स्ट्राइक रोटेट की तरफ जा रहे थे। प्रेशर उतरता जाता है आपके ऊपर से, अगली फील्डिंग टीम पे प्रेशर आता है, ठीक हो गया वो अली। बार बार मुझे मुझे क्विकली ये बताइएगा कि अब इस वक्त सलमान अली आगा भी छक्के लगा रहे हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन काफी ज्यादा कमांडिंग नजर आ रही है। सो आप क्या समझते हैं, 334 हो चुका है, पाकिस्तान को कितने स्कोर बनाने चाहिए और फिर साउथ अफ्रीका को कहना चाहिए कि आइए किस्मत आजमाइए? आई थिंक पाकिस्तान ऑल आउट बैट करेगा, और कोशिश इनकी कम अज कम जो है ना, इस सिचुएशन से, यहाँ से 335 स्कोर हो गया हुआ है, एटलीस्ट 400 की तो उम्मीद इंशाल्लाह रखनी ही चाहिए आपको। इससे ज्यादा कर सकें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान एक ही दफा बैट करेगा, क्योंकि स्पिनर की इस टाइम बॉल देख के जो है ना मुझे भी डर लग रहा है कि दूसरी इनिंग में पाकिस्तान कैसे खेलेगा, अगर खेलना मतलब पड़ता है तो। वरना ये कोशिश करेंगे कि एक ही दफा, अगर अगर फॉर एग्जांपल पहली इनिंग में ही 450 कर लेते हैं, तो होपफुली दूसरी इनिंग में कोई 20-25 रन ही शायद करने पड़े इनको, इंशाल्लाह। सही। अली ताबिश हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इस वक्त टेस्ट मैच जारी है, उस पर बात कर रहे थे, देखते हैं कितनी रन्स पर डिक्लेयर हो जाती है इनिंग्स। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। आज हमारे शो में एक ऐसी टीम मौजूद है जिन्होंने वो कर दिखाया जो 889 टीमें ना कर सकी हैं, और एक आलमी मुकाबला था जिसमें इन्होंने शिरकत की और एक बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला था। और इस मुकाबले में 123 जदीद AI प्रोजेक्ट शरीक हुए हैं और पाथफाइंडर्स टीम है जिन्होंने अपनी जहानत, तख्लीकी सोच और अनथक मेहनत से पहला मकाम हासिल किया। और ये कामयाबी इस बात का सबूत है कि अगर विजन मजबूत हो और मकसद वाज़ेह हो तो वक्त और हदूद कोई मानी नहीं रखती। और इनका बनाया हुआ प्रोजेक्ट मसनूई जहानत से चलने वाला एक इनकलाबी जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम है जो जदीद मशीन लर्निंग और एक्सप्लेनेबल AI के ज़रिए उम्मीदवारों को उन मौक़ों से जोड़ता है जो उनकी सलाहियतों के मुताबिक होते हैं। और ये आइडिया सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक समाजी मकसद भी है ताकि रोज़गार तक रसाई सबके लिए मुनसिफाना और आसान हो। तो आइए हम जानें कैसे मुमकिन हुआ। एग्जैक्टली तो इसी पर बात करने के लिए मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, फाउंडर ऑफ पाथफाइंडर। ये हमारे साथ मौजूद हैं कि किस तरह से जिस तरह से हसनैन ने बताया कि 879 टीमों को पीछे छोड़ देना कोई आसान बात नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अब्दुल्ला। सबसे पहले आपका बेहतरीन किस्म का इंट्रो तो हो गया है, लेकिन हम जानना चाहते हैं, देखने वाले नाज़रीन भी जानना चाहते हैं, आपकी ज़बानी के कैसे मुमकिन हुआ। जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर एंड फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। जी बिल्कुल, ये हैकाथॉन था, ये इंटरनेशनल हैकाथॉन, लाइक 48 आवर्स का हमें टाइम मिला था। इसी में हमने प्रोजेक्ट सबमिट करना था और हमने टीम वर्क किया, हमारी इंटरनेशनल टीम थी। और जब हमने प्रोटोटाइप सबमिट किया और फिर अनाउंसमेंट हुई, और जब पहले तो हम फाइनलिस्ट थे, टॉप फाइनलिस्ट, और जब पोजीशन अनाउंस हुई तो हमारी फर्स्ट पोजीशन थी आउट ऑफ 879 टीम्स। या अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जिस तरह आपने हैकाथॉन का जिक्र किया, ज़ीरो लिमिट हैकाथॉन, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि कितना प्रेस्टीजियस मुकाबला होता है। जी बिल्कुल, ये बहुत एक इनोवेटिव कंपटीशन होता है। इसमें लिमिटेड टाइम होता है, उसी में आपने अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है। और इसमें ये होता है कि आप दिन रात मेहनत करते हैं, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट टाइम होता है, चैलेंजिंग होता है। लेकिन अगर प्रॉपर प्लानिंग हो और आपके पास एक आइडिया अच्छा हो तो फिर आप compete कर सकते हैं इसमें। सही, तो ये प्लानिंग जिस तरह से आप बता रहे हैं, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, माइंड सेट होना चाहिए, तो ये करते हुए आपको कितना टाइम लगा? ओके, बिल्कुल, ये बेसिकली मेरा आइडिया था। लाइक जैसे मैं अभी लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का, तो मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी होता है और वहीं से मुझे आइडिया आया था और फिर इसको मैंने इंटरनेशनल हैकाथॉन में रिप्रेजेंट किया था। बिल्कुल। अच्छा, और ये बताइएगा कि ये सिर्फ आपका अकेले का प्रोजेक्ट है या पूरी टीम थी इसके साथ, आपके साथ? बिल्कुल, इसमें मैंने इंटरनेशनल टीम बनाई थी। लाइक हम 2 पाकिस्तानी थे और 2 हमारे साथ इंटरनेशनल टीम मेंबर थे। लाइक अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो पाकिस्तान जो टीम मेंबर था, हमाज ज़हीर फ्राम इस्लामाबाद, इट्स मी मिर्ज़ा अब्दुल्ला फ्राम गुजरात पाकिस्तान, एंड अरिया पांटा फ्राम नेपाल, एंड मोचिंग डिजिल्टो फ्राम फिलीपीन। तो हमारी 4 टीम थी, ठीक है। और बिल्कुल हमने मिलकर इसमें कोलैबोरेट किया, हम मीटिंग्स करते थे, आपस में कोलैबोरेट करते थे और मिलकर फिर हमने ये प्रोजेक्ट क्रिएट किया था और सबमिट किया था। सही, तो अब्दुल्ला अब ये जॉब मार्केट के लिए कितना गेम चेंजर साबित हो सकता है आपका प्रोजेक्ट? बिल्कुल, जैसे आपको पता है अब AI का ज़माना है और AI में अब डेवलपमेंट हो रही है और पाकिस्तान भी जो है ना इसमें काम कर रहा है इसी तरह। और इसी को देखते हुए वहीं से मोटिवेशन मिली थी कि हम भी कोई AI में एप्लीकेशन डेवलप करें ना। तो हमने जब देखा कि जॉब मार्केट है इसकी और हायरिंग इंडस्ट्री में इसका जो है ना यूज़ हो सकता है, और वहीं से हमने आइडिया पिक करके हमने इसको बनाने की कोशिश की। क्योंकि बाकी एप्लीकेशंस तो हैं लेकिन अब AI फोकस जो है ना बहुत कम है, इसीलिए हमने नाम रखा था सेस जॉब, AI पावर्ड जॉब रिकमेंडेशन सिस्टम, ठीक है। तो बिल्कुल, जब हमने लाइक ये किया सबमिट और फिर जब लाइव स्ट्रीम चली और जजेस ने काफ़ी पसंद किया था आइडिया भी, कि उन्होंने यही कहा था कि इसकी जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाकी भी प्रोजेक्ट से इनोवेटिव थे वो भी, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट था उसकी जॉब मार्केट ज़्यादा थी और हमने प्रेजेंट अच्छे से किया था, तो डेट्स वाई हम कम्पीट कर पाए। अच्छा अब्दुल्ला, मुझे ये बताइएगा कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान कम्पीट कर रहा है, तकरीबन 900 टीम्स को तो आपने पीछे छोड़ा है तकरीबन। अब ये बताइएगा कि दुनिया में जिस तरह AI के हवाले से उनकी गवर्नमेंट्स, उनके इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान में अभी तक ऐसा नहीं है, लोग इंडिविजुअली या फिर कोई स्पॉन्सर लेके करते हैं। सो हमें क्या करना चाहिए कि हम इसी तरह से, जिस रफ्तार से आप जीते हैं, आप आने वाले दिनों में भी इसी तरह से अपनी चीज़ों को इन्हेंस करते रहें? बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये इंटरनेशनल कंपटीशंस में हम बहुत पीछे हैं अभी पाकिस्तानी। हम यही सोचते हैं कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं शायद उनके पास ज़्यादा स्किल सेट है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम इन कंपटीशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि वो भी हमारी तरह ही सीखते हैं, पहले लर्न करते हैं, फिर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं
तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल जितने इवेंट्स हैं, कंपटीशंस हैं, उनमें पार्टिसिपेट करें। और बिल्कुल इसमें गवर्नमेंट का रोल होता है, एक एक एक्सपोजर देना होता है, एक आपने एजुकेट करना होता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनको पता चले कि इस तरह के कंपटीशन एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक पाकिस्तान में भी जो इस पर काम कर रहे हैं, वो स्टूडेंट को प्रॉपर बताते हैं। जैसे मैं अपने मेंटर्स की बात करूं, मेरे मेंटर्स हैं सर जफ़र शाहिद हैं, सर डॉक्टर रिजवान खान हैं, ठीक है, आमिर खान हैं, वो हमें बताते हैं इन कंपटीशंस के बारे में ना। और एक प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, आई कोड गुरुज का नाम है, और वो स्टूडेंट्स को बताते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं तो वो ज्वाइन कर लें, वो तो ज्वाइन कर उनको सकते हैं, वहाँ वो पे सीख गाइडेंस सकते मिलती है। हैं। कीप ग्रोइंग। मिर्ज़ा अब्दुल्ला तारिक हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसी तरह से आप बढ़ते चले जाएं, भी आपकी मजीद तरक्की होगी, उसको हम सराहेंगे। इसी तरह के सुबह की सोच में यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब आपका फेवरेट सेगमेंट आपके सामने हम हाजिर खिदमत करेंगे, जो कि एस्ट्रोलॉजी के हवाले से होगा, और आप जान सकेंगे कि आपका जो स्टार है उसके मुताबिक आपका अगला आने वाला हफ्ता कैसा गुजरेगा। और इस पे हमें ज्वाइन करेंगे दाऊद जी। और इससे पहले कि हम दाऊद जी की जानिब बढ़ें, आप टेलीफोन नंबर्स भी नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती हैं आपकी। आप पूछना चाहते हैं कि आपका अगला हफ्ता कैसा होगा, आपके जो मौशी हालात हैं वो कैसे होंगे, आपकी जो अगर किसी ने पेपर्स दिए हैं तो वो कैसे होंगे। सो नंबर आपके सामने अभी आ रहे होंगे 051-890-1008। यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 051-5126249446। इन दोनों नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। हमारे साथ मौजूद है दाऊद जी। दाऊद जी मौजूद है। दाऊद जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले स्टार से हम शुरू करेंगे। आपका शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल वालों की। एरीज वालों के लिए इस वीक में एक ही कार से एनर्जी, कम्युनिकेशन, राब्ते बहुत जबरदस्त रहेंगे। जॉब और बिजनेस में कामयाबी, मैरिज और रिलेशन बहुत जबरदस्त, और जनाब हेल्थ की अच्छी एनर्जी, और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली कराम का वेल बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब पुरसौर वालों के लिए इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक। अच्छा, पुरसौर वालों को थोड़ी सी एहतियात करनी है, प्रॉब्लम आ सकती है। किस तरह की प्रॉब्लम? कामों से मुतल्लिका कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है। जॉब और बिजनेस में काम बेहतर होने की प्लानिंग होगी। मोहब्बत में नेगेटिव लोगों से बच के रहना है, और एजुकेशन की चेंज है। ट्रैवल आप लोग 50-50 कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नेक्स्ट है जनाब बुर्जौदा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। बुर्जौदा वाले इस वीक में बहुत पॉजिटिव एनर्जी के मालिक नजर आते हैं। आपके कामों में हेल्प आएगी और कामयाबी मिलेगी। किसी के साथ बिजनेस या पार्टनरशिप हो सकती है। जॉब और बिजनेस इजाफा है जी। जॉब और बिजनेस कैरियर में बहुत जबरदस्त इजाफा है। मोहब्बत में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। हेल्थ आपकी बेहतरीन है, और पढ़ने के लिए या हय्यू या क़य्यूम 100 टाइम। कैंसेरियन वालों के लिए इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो ख्वाहिशें पूरा होने का वक्त आन पहुंचा है। ख्वाहिशें पूरी होंगी, और जनाब जॉब और बिजनेस बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। मैरिज और रिलेशन में बड़ी हेल्प आएगी। हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन में कामयाबी है। ट्रैवल कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 21 टाइम। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, एक ही कार्ड। लियो वाले किसी बात को दिल पर ना लें। जॉब और बिजनेस में बड़ा इजाफा और अपॉर्चुनिटी, और जनाब हेल्थ बेहतरीन है। एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ट्रैवल आप लोग कर सकते हैं। दाऊद जी, और यहीं पे पढ़ने आपको के रोकना चाहूंगी। एक कॉलर है मोहम्मद सिद्दीक कराची से। जी सिद्दीक साहब, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम दाऊद जी, मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 10 सितंबर 1968। सर, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ, कुछ बेहतरी आएगी नहीं आएगी जिंदगी में, लाइफ में? रोजगार की परेशानी है बहुत ज्यादा। सही, शुक्रिया जी दाऊद जी। हाँ जी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। प्रेशर कोई भी काम करें तो उसमें नेगेटिविटी आ सकती है, और ये रूहानी वजूहात है। इनके लिए इसको आयतल कुर्सी 41 टाइम 11 डेज पानी के ऊपर दम करके पीना है, और उसके बाद आयत करीमा ला इलाहा इल्लल्लाह सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम 11 दिन पढ़े। रुकावटें हैं, रूहानी वजूहात है जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, इससे इनके मामलात में बेहतरी हो जाएगी। सही। अच्छा, नेक्स्ट है जनाब विर्गो वालों की इस वीक का कार्ड ऑफ द वीक की बात करें तो विर्गो वाले बेहतर कामों में हेल्प लेंगे, कामयाबी मिलेगी। जॉब और बिजनेस की बात करें तो गुस्सा कंट्रोल करें।
और मोहब्बत की बात करें तो एहतियात करें, प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन में कामयाबी है, और ट्रैवल अभी ना करें। पढ़ने के लिए सलामन कौलन में रब्बे रहीम का बेहतर रहेगा। लिब्रा वालों के लिए कार्ड ऑफ द वीक। लिब्रा माली मामला से मुतल्लिका थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, अपने अखराजात को कंट्रोल करें। जॉब और बिजनेस की बात करें तो जॉब और बिजनेस में गिवन एंड टेक चलेगा। और जनाब हेल्थ बेहतरीन, एजुकेशन में भी कामयाबी, ट्रैवल कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए या हयू या कयूम महत या जलाली वाली कराम का वेट 41 टाइम रोजाना अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। इसके बाद स्कॉर्पियो वालों के लिए कार्ड ऑफ द वीक क्या नजर आता है? अच्छा जी, स्कॉर्पियो वाले कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, कामों में बड़ी जबरदस्त हेल्प आएगी, बड़ा काम के साथ साथ हालात में बेहतरी। जॉब और बिजनेस बिलाशुबा पैसे आएंगे, हालात में बेहतरी होगी। मोहब्बत में ख्वाहिशें पूरी होने का वक्त है। हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन में कामयाबी है, और ट्रैवल कर सकते हैं। और सूरह इखलास 21 मरतबा। इसके बाद है जनाब सेजिटेरियस वालों के लिए इस वीक में क्या एनर्जी नजर आती है? तो सेजिटेरियस वाले अपने काम कुछ रुकावटों की वजह से परेशान है, अभी डिले है, और यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचें और अखराजात को भी कंट्रोल करें। जॉब और बिजनेस की बात करें तो नेगेटिविटी नजर आती है, बड़े काम ना करें। मोहब्बत में कामयाबी है, हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन के मामला में चेंज है, ट्रैवल अभी ना करें। और पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 100 टाइम अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। उसके बाद है यार कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कार्ड ऑफ द वीक। अच्छा जी, कहीं ना कहीं उदास, नेगेटिव और परेशान और डले हैं मामलात, और ये बेहतर होने जा रहे हैं मामलात। आफ्टर 2 डेज चीजें चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पे जॉब और बिजनेस डिसीजन ले रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, मैरिज और रिलेशन में खुशियां हैं, हेल्थ क्लैरिटी मिल जाएगी, अच्छी है, एजुकेशन में कामयाबी है, ट्रैवल आप लोग रूहानी कर सकते हैं, और पढ़ने के लिए है आप लोगों के लिए सूरह नाज़। इसके बाद है जनाब एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में कार्ड ऑफ द वीक। एक्वेरियस वालों के लिए इस वीक में डबल माइंडेड है, किसी बात को लेकर। किस बात के लिए डबल माइंडेड? कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बेहतर प्लानिंग करना चाहते हैं, उसकी कोशिश है। जॉब और बिजनेस में नेगेटिविटी है, अपने काम पे तवज्जो दें। मोहब्बत में मसरूफ है, मोहब्बत में इजाफा है, हेल्थ बेहतरीन है, एजुकेशन सुस्ती न दिखाएं। तलबात ट्रैवल आप कर सकते हैं। और पढ़ने के लिए आप लोग इस वीक में बिस्मिल्लाह 100 टाइम रोजाना। और जब इसके बाद है पाइसेस बुर्ज हॉट। जल्दी से ये बता दीजिएगा, एक कॉलर थी हमारे साथ 3/3/2001 शबान इलाही, वो अपने स्टार के हवाले से पूछना चाह रहे थे। अच्छा जी, अपने आने वाले वक्त के हवाले से क्या डेट ऑफ बर्थ बताइए आपने जी? 3 तारीख 3रा महीना 2001। जी, इनका आने वाला वक्त कैसा नजर आता है? 3 कार्ड्स की नजर से टाइम बिल्कुल बड़ा जबरदस्त वक्त है, चीजें बेहतरी की तरफ जाती हैं, लेकिन इनको चाहिए कि अपने मामला से अंदर का गुस्सा कंट्रोल करें, बहस ना करें, कुछ बड़ा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गुस्सा और रुकावटें क्यों आ रही हैं, इसको भी चेक करें। ठीक हो गया, इसको भी गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। दाऊद जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा कम है। और ख़वातीन वज़ात, आज की सुबह की सोच से मुझे, गज़ल अशरफ को, हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दिए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।